जनाब, नए नेशनल फाइनेंस कमीशन से क्या तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए? पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ा बुनियादी सवाल है। मौजूदा NFC एक अरसे से शदीद तनकीद की जद में है और इस बढ़ती तनकीद की दो जो है अवामिल हैं। पहला तो ये कि जो 57.5% जो है कौमी आमदनी सूबों में बांटने के बाद मरकज़ के लिए 42.5% के वसाइल जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। कर्ज़ों और उनके सूद की अदायगी के बाद इसके लिए जो है ना दिफा, इंसानी मामलात और तरक्याती कामों के लिए वसाइल जो है ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए मज़ीद कर्ज़ लेकर गुजारा करना पड़ता है। दूसरी तनकीद जो है मौजूदा NFC पर वो ये है कि जी इसमें सूबों के लिए वसाइल की तकसीम का जो फार्मूला है वो इंतहाई भोंडा है, क्योंकि इसका गालिब इन्हिसार जो है आबादी पर है। यानी कि 82% से ज़्यादा वसाइल जो हैं सूबों में आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पंजाब और सिंध को होता है। यह तरीका सूबों को इस बात पर भी उकसाता है कि वो अपनी आबादी बढ़ा चढ़ा कर दिखाएँ। गुर्बत और पसमानदगी, रेवेन्यू कलेक्शन, इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे शारियों का तनासब जो है वो 18% से भी कम है। क्या नया NFC जो है कमीशन की इन कमज़ोरियों को दूर कर पाएगा? कि अपना कोटा कम करने पे जो है सूबे तैयार होंगे, खुसूसन पंजाब और सिंध जिन्हें वसाइल का गालिब हिस्सा मिलता है? क्या ये मामलात नए NFC कमीशन के एजेंडे पर हैं भी या नहीं, या इन पर सिर्फ मीडिया में क्या सराहियाँ हो रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम तरीन इकाई है जहाँ जो कहे ना मरकज़ी हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि तहरीक इंसाफ जो है हुक्मरान है, वो इस मामले पर क्या सोच रहा है, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि मरकज़ और बाकी तीनों सूबों में तो इत्तेहादी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुक्मरान है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मोहतरम मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की पेशावर से कराची, और क्या कहते हैं कराची में हमारे पास गुरु मंदिर में। तो ये बताइए कि आप जो हैं, आपका सूबा कमीशन में क्या अहदाफ लेके जा रहे हैं? देखिए आमिर साहब, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि 42.5% वफाक के लिए नाकाफ़ी है और 57.5% सूबों के लिए इजाफ़ी है। सबसे पहले इस बहस में पढ़ने से पहले जो एक बुनियादी सवाल है कि आया ये जो 42% वफाक को दे रहे हैं, कल को अगर ज़्यादा भी देते हैं तो वो भी काफ़ी होगा कि नहीं होगा? तो आप बताएंगे हमें भाई। अब उसकी वजह यह है कि ये जो 42.5% का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब देखें, मैं आपको चंद एक चीज़ें गिनवाता हूँ। SOEs का जी 1500 अरब से ज़्यादा का नुकसान है। हाँ। ठीक है जी। फिर 2022, ज़्यादा पीछे ना जाए, 2022 में मुल्क में सूद की अदायगियों की जो थी रकम थी वो सालाना थी 3,900 अरब रुपए। ठीक है। जो 2024 में 9,800 अरब हो गया। यानी कि सिर्फ सूद की अदायगी में 6,000 अरब रुपए का इजाफा 2 सालों में कर देना। अब कल को ये 10,000 अरब से 15,000 अरब चले जाए तो फिर इनको और जितना भी दे देंगे कम पड़ेगा। तो अच्छा, अब बात ये कि सिर्फ सूद की अदायगियाँ और तमाम सूबों को कितना पैसा मिलता है? तमाम सूबों को जो है कुल मिलाकर जो है 6,500 से 7,000 अरब मिलता है, और सूद की अदायगी में 10,000 अरब आप दे रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ा जिन कौन सा हुआ बोतल में? सूद हुआ। ठीक है ना। उस पे आपने क्या उसकी अदायगी के लिए आप मजीद सूद लेते हैं, मजीद कर्ज लेते हैं, और फिर जब शरह सूद साइकिल है हमारा। तो उस पहले तो तवज्जो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग पे कर लेना कि हमें यहाँ से पैसे बचाने हैं, या ये हमारा जो है बहुत आगे खर्चा बढ़ गया। हालांकि आप देखें, जुल्म देखें कि 2022 के लेवल पे सूद आ गया, जो 11%, थोड़ा सा ज़्यादा, उस वक्त 10% के करीब था। लेकिन सूद की अदायगी जो है इस साल भी 8,200 कुछ अरब है। यानी शरह सूद नीचे आने के बावजूद भी आपके, इसका मतलब ये कि आपका कर्ज इतना बढ़ा लिया आपने। और इसमें वो नहीं है जो असल रकम होती है उसकी अदायगी। जी, सिर्फ सूद है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आप ले लें, ये जो बिजली की मद में कैपेसिटी पेमेंट और ये जो सर्कुलर डेट है, ये जो है पावर का जो है सर्कुलर डेट 2,500 अरब है, कहते हैं गैस का 4,500-5,000 अरब है। ठीक है। अब ये तमाम मामलात आपने ठीक नहीं कर रहे अपने। फिर उसके बाद आप आगे चलें, जब 18वीं तरमीम हो गई थी, आपका काम था कि उसी वक्त जो आपके खर्चे जो सूबों ने करने थे वो आप आज तक उसको लेके बैठे हुए। कोई कहता है मिसाल के तौर पे हायर एजुकेशन, एजुकेट निकला हायर एजुकेशन, ठीक है, दे देते आप सूबों को उसी ज़माने में कि आप जाने, आपका काम जाने कि इसको आप करें। तो इस तरीके से बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ थी जो डिवॉल्व होनी थी वो उन्होंने डिवॉल्व नहीं की। ठीक है ना। वो क्यों लेके बैठे रहे? सिर्फ ये कि हेल्थ की मिनिस्ट्री क्यों लेके बैठे हुए? ठीक है ना। सिर्फ ये कि कंट्रोल ऊपर रहे, हम थोड़ा सूबों के साथ चिट चिट करते रहे।
तो ये बहुत सारे, अगर इन सारों को आप जमा करें तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, ठीक है ना। सिर्फ 6,000 आपने बड़े कहते हैं अहम और बुनियादी नुकात उठा दिए। देखिए मैं एजुकेशन के मामले में सूबे पे, अब सूबे पे क्या मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के मामले में मैं तो खैर एक सिलेबस वाले का कायल हूँ कि भाई एक होना चाहिए। सूबों में डिवॉल्व होके कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। हमने देखा हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का बहुत ही सफ़र किया है जब से सूबों के पास गई। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जी खर्चे और जैसे सूद की अदायगी हो गई, SCA हो गए, उनको कम होना चाहिए। लेकिन ये मुझे याद है कि जब PTI की हुकूमत थी और मेरी आपके सीनियर से उस ज़माने के बात हुआ करती थी, वो भी NFC पे इतराज़ किया करते थे कि जी ये फॉर्मूला ठीक नहीं है और उसको तब्दील होना चाहिए। देखें आप जिस PTI की मैं बता रहा हूँ पोजीशन आपकी, देखें आपको बड़े पाकिस्तान में कम मिलेंगे लोग जो अपनी ओपिनियन को अपनी को चेंज नहीं करते। होता ये कि मैं आपको बड़े मज़े की मिसाल बताता हूँ। जब हम PTI की हुकूमत में थे, एक सेक्रेटरी थे, वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे और उनका पावर मिनिस्ट्री से कोई इशू था। तो एक मीटिंग हो रही थी, शायद ECC की थी या कौन सी थी, तो वो सेक्रेटरी जो है अपना केस एज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर चार्जशीट कर रहे थे पावर मिनिस्ट्री को। महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन गए। तो एक महीने बाद जब वापस मीटिंग हुई तो वो एज अ पावर सेक्रेटरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लड़ाई कर रहे थे कि नहीं आप गलत हैं। तो मैंने मीटिंग याद होने का, मैंने कहा सर बात की है, 1 महीना पहले मैंने आपको इस पावर में बैठे हुए लड़ते हुए देखा था इधर, और आज इधर से कह रहे हैं जी आज मैं उसका नुमाइंदा हूँ। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं, ये गलत वो गलत, और जब हुकूमत में अच्छे दिनों की बात कर रहा हूँ आप। हाँ, तो मैं ये एक जनरल फिनोमेना बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ होती है कि आप जो है ना आप फेयर तरीके से बात करें, इंटेलेक्चुअली बात करें और ये करें। अब मैं सूबे की इसलिए बात कर रहा था, वो लोग कहते हैं कि इसने जो है ना वफाक की तो गलतियां गिनवा दी। अब सूबों का क्या, जब ये डिवॉल्व हुआ तो मकसद ये था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम हो, वो भी तक मतलब लिटरेसी रेट में इजाफा हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हो, सर्विस डिलीवरी लेवल्स बेहतर हों, सड़कें बेहतर हों, ड्रेनेज बेहतर हो, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें सूबे ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ हो। आई बिलीव के सारे सूबे फेल हो गए उसमें। मेगा फेलियर है। 38% आपके स्टंटेड बच्चे पैदा होते हैं भाई, स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सूबों ने भी वो जो पैसे डिवॉल्व हो गया, लेकिन उन्होंने आगे भी डिवॉल्व नहीं किया, उस पैसों का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। नौकरी देने की मशीनें बन गई, सियासी नौकरियां, सियासी जिसे कहते हैं वो हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले दोनों को स्टॉक टेकिंग करनी होगी कि जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं मैं उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे पास पैसे उसको मैं कैसे ज़ाया। तो आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि दोनों जगह पे वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, बुरी तरह ज़ाया हो रहे हैं। बाकी जो आपने फिगर्स बताए हैं जी, और तनकीद सूबों पे भी उतनी है और उतनी ही जो है। देखिए मैं आपको अपने सूबे की बात करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का 36%, 22% बजट जो है एजुकेशन में इस्तेमाल होता है और तकरीबन 14-15% बजट जो है हेल्थ में इस्तेमाल होता है। 37% बजट आपका इन 2 सेक्टर में इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख मुलाजमीन हैं, जिसमें से 50% से ज़्यादा जो है एजुकेशन सेक्टर में है, यानी कि 3-3.5 लाख, जिसमें क्लास 4 भी। लिटरेसी के फिगर्स आपके बेहतर है, बाकी हमारे सिंध से भी बेहतर है, आउट ऑफ स्कूल भी हमारा कम है। लेकिन बात यह है कि मैं तो नहीं मुतमईन, इतना बड़ा बजट देने के बावजूद भी रिजल्ट्स हम वो नहीं ले रहे, क्वालिटी आज। वजह क्या है आपने इस पे? सर वजह सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना। मैं ये देखे इसको सैंपल लिया है, यही चीज़ पंजाब में भी, यही चीज़ सिंध में भी है, यही चीज़ बलूचिस्तान में भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमें भी जो पैसे मिले उससे वो रिजल्ट्स नहीं आए ना। जो आपके 2010 में लिटरेसी रेट था उससे कितना इम्प्रूव किया हमने हेल्थ में कितना इम्प्रूव किया है, हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इम्प्रूव किया है, सोशल सेक्टर में कितना इम्प्रूव किया है। तो दोनों को सबसे पहले अपनी इस पोजीशन को वाजे करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, वफाक, आई एम सॉरी टू से कि जी सूबों को वो जो है, और हमारे कराची से ही मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि मैं सुन रहा था कि असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि जी वफाक 57.5% दे देता है तो उनके बचता कि यार बचने की बात नहीं है, जो आपके पास था उसको आप कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, आप अपने सर्कुलर। उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और बहुत सारे लोगों का है ये, और मतलब हत्ता कि मुझे याद है कि आपको रियल टाइम पे वर्ल्ड बैंक तक की रिपोर्ट भी थी कि इस मामले में कि जी ये जो बड़ा लॉपसाइडेड किस्म का वो जो हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्योंकि जो भारी जिम्मेदारी दिफा हो गया, आपने खुद फरमाया कर्जा जात हो गए, वो तो इनके जिम्मे। वो कर्जा लेके बादों का आप ही पे खर्च कर रहे होते हैं सूबों पे, नहीं तो या तो वहाँ पे शेयरिंग करें आप लोग। नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है।
देखिए मेरी बात सुने, हम पे कोई खर्च नहीं कर रहा। 42% में मैंने आपको कहा ये सारे खर्चे निकाल दें, इनके पास पैसे बचते हैं। जब आप 10,000, एक मेरी बात बताए, 10,000 अरब आप सूद में दे रहे हैं और आप दिफा में पिछले साल 1800 अरब दे रहे हैं। हाँ। 6,000 अरब आपने 3 साल में जो है सूद की अदायगी में बढ़ा दिया और डिवैल्यू हुआ है तो दिफा का खर्चा कम भी हुआ है। ठीक है ना। हाँ। तो एक बात बता रहे हैं कि दिफा फॉरेन क्या पॉलिसी में खर्चा होता है, वो तो सफारत खानों के खर्चे होते हैं ना, वो तो कुछ 150 अरब रुपये होता है, वो तो कोई खर्चा नहीं है इतना बड़ा जिसको, ये तो दिन का सूद इससे ज़्यादा होता है इनका। फिर एक और बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, शादी से पहले आप जो है लाख रुपए कमाते थे, अब शादी के 10 साल बाद भी आप लाख रुपए कमाएं और 6 बच्चे पैदा कर दें तो आपने अगर आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो कसूरवार किसका होगा? बच्चे पैदा करने वाले बच्चों पे होगा, आप डालेंगे कसूर या अपने पे कसूर डालेंगे? भाई आपने जब 18वीं तरमीम हुई तो कहते हैं कि हमने वफाक को पैदा किया। भाई नहीं, आर्गुमेंट उल्टा है। मैं आपको सवाल, अब इसकी आर्गुमेंट की पूरी तशरीह दे देता हूँ। हाँ। जब आपने 18वीं तरमीम की तो आपका टैक्स टू जीडीपी था 10.5% या 10%। ठीक है। आज भी आज 15 साल बाद भी 10% पे टैक्स पूरे पाकिस्तान का कौन कलेक्ट करता है? वफाक करती है। तो आपका फेलियर है, आप आमदनी भी नहीं बढ़ा सके, अखराजात भी नहीं कम कर सके और आपने जो सारा कुछ कर दिया। इंतजामी खर्चों में कितनी गुंजाइश है कम होने की, सूबों की सतह पर और मरकज की सतह? मैंने तो आपको मोटे मोटे खर्चे गिना दिए ना कि जहाँ पे ये बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ा इनका फॉल्ट, जब 25वीं तरमीम हो जाती है, जब फाटा मर्ज हो जाता है, आप सालाना फाटा को तकरीबन दे रहे हैं, इस साल देंगे 145 अरब रुपये अगर पूरे दे दिए तो। आप 25वीं तरमीम हो गई थी सुबह, उस वक्त तो हमारी हुकूमत थी, उसके बाद भी अब 4 साल हो गए। आप सुबह ही 25वीं तरमीम के हिसाब से फाटा का जो फंड था वो 57.5% में डाल देते, जम कर देते और आपके 150 अरब रुपये वहाँ से बच जाते। आपने आज तक नहीं किया वो, क्योंकि सिंध का पोर्शन कर सकता था, बड़े सूबों का पोर्शन पंजाब का कर सकता था, वो आज तक उस पर आपने चहल पहल ही नहीं की। जब सारा कुछ जाके आप डेडलॉक में फंस गए, आपके पास ना डैम बनाने के पैसे, ना दिफा के लिए पैसे, आपकी पूरी PSDP जब बैठ गई, सूद आपका कहाँ से कहाँ निकल गया, अब आप जो है निकल आए मैदान में। अच्छा, फिर ये 18वीं तरमीम की किसने दी? इन्होंने की थी। ठीक है ना। अब 18वीं तरमीम में अब आप आ जाए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि सूबों को जो पैसे आ गए, अब आपस में सूबों में किस किस को कितने पैसे मिलेंगे, अब उसको ऐसे बनाया। उस पे आने से पहले मुझे एक चीज़ समझाइए। आपने कहा कि जी हम 22% जो है तालीम पे खर्च करते हैं, 24-25% जो हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, 14-15% हेल्थ पे, 22% तालीम। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने गलत सुना या मुझे गलत याद है। 14-15% जो है आपने हेल्थ पे किया ना। इसमें ज़्यादा जो है वो मतलब है कि पेंशन तनख्वाहों पे खर्च होते हैं या मतलब है कि लोगों पे खर्च होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे खर्च होते हैं? देखें, तालीम में क्या रेशो है ये? तालीम में जो है ना, अगर टीचर होगा तो तनख्वाह जाएगी ना। तालीम में कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि हमने ये राशन तो बांटना नहीं है, फूड तो बांटना नहीं है ना। तो वो टीचरों पे जाती है तनख्वाह मेन, फिर उसके बाद उनकी यूटिलिटीज़, अगर स्कूल हैं तो उसके लिए बिजली शिजली ये वो इसमें जाती है। एक्सपेंशन के लिए कुछ बचता है इसमें? होती है कि जी वो ADP में होता है ना, हर साल स्कूल बढ़ रहे होते हैं, स्कूल भी बढ़ रहे होते हैं, कॉलेजेस भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे पंजाब में भी 33। आया हमें 33 यूनिवर्सिटीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना। इसी तरीके से जो कॉलेजेस जो FA तक, इंटरमीडिएट तक पढ़ाते थे, अब वो बैचलर्स भी पढ़ाना शुरू हो गए। तो यूनिवर्सिटीज़ जो पढ़ाती थी बैचलर्स, वो अब कॉलेजेस में भी शुरू हो गया क्यूरिकुलम। तो आया कहते हैं कि ये कॉलेजेस में फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एजुकेशन फ़ी होती है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि मलगूबा है, एक अनप्लान्ड एक्सपेंशन पूरे मुल्क में हुआ है। ठीक है ना। अब जो इसमें प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि KP में हमारा जो हेल्थ का बजट है वो ऑलमोस्ट 275 अरब रुपए का है। ठीक है, 275 या 280, आगे पीछे कमी बेशी हो सकती है, जिसमें से सेहत कार्ड का 40 अरब रुपए। आवाम जो से अगर आप मिलें तो आवाम सेहत कार्ड को बहुत, वो 40 अरब पूरे खैबर पख्तून को जो है ना, उसमें 10 लाख की लिमिट दी हुई है कि किसी भी ख़ानदान की कोई बीमारी हो जाए वो अस्पताल जाके अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में, प्राइवेट सरकारी में जाके इलाज करा ले। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा है। उसमें फ़र्क क्या हुआ, सिर्फ कि हमने आवाम को डिसाइड करने दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी के अस्पताल में चले जाए। ठीक है। और उनकी जेब में हमने 10 लाख रुपए फ़ी फैमिली डाल दी है। ठीक है ना। अब वो अपनी मर्ज़ी से
अपने अस्पताल में जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। उसके मुकाबले में जो 240 अरब रुपये जो हमने अस्पतालों का पूरा इंफ्रा बनाया हुआ है, जो डॉक्टर्स रखे हुए हैं, जो है टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, फिर हमारे DHQs हैं, फिर BHUs हैं, ठीक है ना, RHCs हैं, वो उसमें जो है हमेशा से कहते हैं कहीं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, कहीं पे दवा नहीं है, कहीं पे ये नहीं है, तो शिकायतें होती हैं ज़्यादा रकम खर्च करने के बावजूद। जो एक लब्बे लबाब ये है कि आप जो है बेहतर ये है कि जेब में आवाम की पैसे डालें और आवाम को लेट दी आवाम डिसाइड कि वो किधर जाना चाहते हैं। अब आप एग्जांपल में आपको देता हूँ, अभी सैलाब आया, सैलाब में एक अप्रोच ये है कि जी लोगों तक राशन पहुँचाएँ, और एक अप्रोच ये है कि जिस के घर जो है वो उसमें सब सैलाब में मुतासिर हुए हैं, उनकी आप जेब में कैश डाल दें, वो अपनी मर्ज़ी से राशन ले लें। अब उसमें क्या होगा कि हर जब बंदे को आप इजी पैसा या बैंक अकाउंट से पैसे देंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी आ गई सबसे पहले, फिर उसको अगर चाय चाहिए तो चाय खरीद लेगा, उसको अगर चीनी खरीदनी है तो चीनी खरीद लेगा। तो अभी हमारा जो सैलाब था इसमें हमने कैश ट्रांसफर्स किए फूड स्टैम्प्स की शक्ल में, जो शुरू के 3-4 दिन 6 दिन तो आपने प्रोग्राम में आके बताया भी था इसी प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले KP ने शुरू किया था, रमज़ानों में बजाय राशन के बैग देने के 10-10 हज़ार रुपये फी फैमिली दिया हमने। उस वक्त पंजाब हुकूमत ने 5,000 रुपये का थैला बनवाया था, और इस तरीके से इस साल तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाक कन्वर्ज हुई और सब ने कैश ट्रांसफ़र किया, और वो डायरेक्ट गया। एक तो ID कार्ड नंबर, इजी पैसा पता लग गया किसी को, उसमें कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मुझे खता कलामी करने दे कि हम वो ले लेते हैं वक्फा। जी वक्फे के बाद जब आते हैं तो बड़ा अहम सवाल नाज़रीन एक और पे, जो NFC में वसाइल की तकसीम का फॉर्मूला है कि उसका ज़्यादातर इन्हिसार जो आबादी पर है, 82% जो है वो आप जो कहते हैं वसाइल की तकसीम जो होती है आबादी की बुनियाद पर होती है, कितना दुरुस्त है? बात होती है वक्फे के बाद। न्यूज़ इनसाइट के आज के मेहमान हैं जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इनसे मुज़म्मिल साहब वक्फे पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जो एक तो आपने वफाक के वाले से बात कर ली प्रोग्राम के पहले हिस्से में, अभी बताइए कि जो खुद NFC की तकसीम का फार्मूला है कि जी 82% जो है आबादी पर है, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो लेस देन 18% है, इसमें आप समझते हैं कोई तब्दीली होनी चाहिए? आबादी का रेशो कम होना चाहिए, उसकी जगह कोई और जो है इशारे होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर तकसीम हो सूबों के दरमियान? देखें, पहले तो NFC की भी एक तारीख है, ये 1935 से चल रहा है, और 1935 से चल रहा है। जब आखिरी दफ़ा NFC हुआ था, ये 18वीं तरमीम वाला 7th NFC अवार्ड हुआ था, फिर 2010 का। तो उससे पहले जो है सूबों को 47.5% मिलता था और वफाक को 52.5% मिलता था। तो ये अदर वे राउंड हो गया, 57.5 हो गया सूबों का और वफाक का हो गया। लेकिन उसमें सूबों की तरफ जिम्मेदारियाँ उन्होंने भेज दी थी। लेकिन अगर अब 1970, 1980, 1960 में जाए तो 80% सूबों को मिलता था और 20% वफाक को मिलता था। अच्छा, फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में ज़रा सा गेयर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स फेडरल। तो अगर आप 75 साल की विंडो में पूरा देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है सूबों के पास ज़्यादा पैसे आते थे और वफाक के पास कम आते थे। जो आप कह रहे हैं ना, सूद भी वो देना है, इसने भी ये काम करना है, तो ये 75 साल में ये बैलेंस चेंज हुआ। अब जब ये बैलेंस चेंज हुआ तो फिर आ गया सूबों में। पहले आपका जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट और वेस्ट के पैसे जाते थे, और आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि आबादी वगैरह ज़्यादा थी। फिर 1973 में जब पाकिस्तान 1971 के बाद चेंज हुआ तो फिर वो डिवीज़न जो है ना वेस्ट रह गया, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर चारों सूबों में पैसे तकसीम होना शुरू हुए। उस वक्त पंजाब को ज़्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि पंजाब की डोमिनेशन भी ज़्यादा थी। वक्त के साथ साथ फिर पंजाब भी एड्रेस होता रहा। जब ये 18वीं तरमीम हुई तो इसमें इन्होंने बनाया कि सबसे पहला जो जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग फैक्टर था कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको जो है सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो 82% जो सूबों की तरफ वसाइल जाते हैं उसका जो है तकसीम आबादी पे था। ठीक है, 10% इन्होंने रखा कि बैकवर्डनेस, जो जितना बैकवर्ड है, पॉवर्टी एंड बैकवर्ड। अब मजे की बात यह कि बैकवर्डनेस में भी सबको बराबर ही पैसे जा रहे हैं। हालांकि आपके सामने बलूचिस्तान है, KP है, कराची को मिलने चाहिए, बैकवर्ड में हम बहुत पीछे हैं भाई। वो तो हो गया, वो तो सिंध ने पॉलिसी से कर दिया है नहीं, ठीक है ना, हो गए ना। हाँ, तो अब वो बैकवर्डनेस में भी अगर आप देखेंगे तकसीम में खैबर पख्तूनख्वा को भी रुपयों में उतने पैसे मिलते हैं, सिंध को भी, पंजाब को भी और बलूचिस्तान को भी। फिर क्या किया कि इन बड़े भाइयों को पैसे चाहिए थे
तो इन्होंने कहा कि जिस सूबे से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसका भी 5% दे दो उसमें। होना ये चाहिए था कि जो सूबा कलेक्ट करे तो उसको शेयर दिया जाए। इन्होंने कहा नहीं, जो वफाक जिस सूबे से जितना कलेक्ट करता है 5% उसका चला गया। आखिरी का जो है 2.7% जो है वो रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी तो बलूचिस्तान के लिए दिया। अच्छा, कि बलूचिस्तान की आबादी कम है और रकबा ज़्यादा है, तो वो बलूचिस्तान को कहीं, क्योंकि वो तीनों में मार खा रहा था, आबादी में भी मार खा रहा था, वो रेवेन्यू में मार खा रहा था, उसका शेयर बढ़ गया था, मिल गया, तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन रखी है। वंडरफुल। अच्छा फिर हमें बार बार आप सुनते होंगे एक ताना देते हैं वॉर एंड टेरर में 1% इनको दे रहे हैं, वॉर एंड टेरर में। बेसिकली जो वॉर एंड टेरर में जो हमें 1% दिया गया ना, इनको जो 5% रेवेन्यू में रखा गया ना, वो ओवर कंपनसेट किया गया पंजाब और बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध को, ठीक है। तो जब ये डिबेट बैलेंस करने को यहाँ दे दिया। अब सवाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि 57.5% और 42.5% की इस वक्त बहस नहीं होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जहाँ पे NFC है, इस NFC के बाद जो अगला साल जब आएगा तो इजाफी टैक्स के टारगेट आ जाते हैं ना, उस इजाफी रकम की तकसीम में पैरामीटर्स को चेंज करना चाहिए, यानी इसको यहीं फ्रीज कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब को, आपकी तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ नहीं, मैं सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि शूट कर रहा हूँ आइडिया, कि अगर सिंध को 4,000 अरब मिल रहे हैं तो उनके 4,000 अरब वहीं पे रखें, सिंध को अगर 2,000 अरब मिल रहे हैं तो उनको 2,000 अरब को वहाँ रखें, वो फ्रीज कर दें आप, वो फ्रीज कर लें इन अदर वर्ड्स। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, उससे पहले आपको 7वीं तरमीम को असल शक्ल में लाना पड़ेगा। जैसे अक्सर आप कहते हैं ना 1973 के आइन को असल शक्ल में लाना है, इसी तरह 7वीं NFC को असल शक्ल में लाना होगा। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो जोग्राफी और जो आबादी तब्दील हुई है फाटा की, उसको डाल के जो है ना नई पॉपुलेशन वो उसके तो अब तो लगी रहे कि आप ट्राइबल एरियाज को अलग कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ये बातें हैं, ये बातें ऐसे क्यों अलग करेंगे? एक 7 साल पहले सिस्टम पूरी वहाँ की पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मौलाना तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, मौलाना तो वो तो कोशिश तो हर कोई अपनी, मौलाना तो उस वक्त भी तो ना होने की कोशिश की थी ना, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। ये ऐसा नानी अम्मी का घर नहीं है कि जब मौलाना साहब का दिल चाहे तो ये हो जाए, तो मौलाना इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, सब कुछ। पहले तो उसको असल शक्ल में लिए कि किसकी कितनी आबादी हो गई है, उस हिसाब से 7वीं तरमीम को उसको अपनी शक्ल पे लिए, ताकि उसको लीगल कर ले। ये बताएं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है सिंध से और कराची से है, तो हमें बड़ा एक सवाल खटकते कि अब जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वो भी मैंडेटरी है या ऐसे ही है? वो नहीं, देखें मेरी बात सुने, इसको भी ना थोड़ा सा कभी किसी ने इस पर खुल के बात नहीं की। हाँ। मैं इसको वापस खैबर पख्तूनख्वा पे ले जाता हूँ, सिंध से होते हुए जाइएगा। नहीं, वो समझ आएगा, समझाने के लिए अच्छा, वो सिंध को खुद समझ आ जाएगा। सिंध इसमें मसला, अब ये कहते हैं कि जी PFC नहीं हो रहा, ठीक है भाई, PFC हो रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, नोट नहीं हो रहा। वो कैसे? आपके जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कहाँ हैं? विलेज में हैं, तहसील्स में हैं, जो है पूरे सूबे में गए हुए। वो जितने भी आपके बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, जितने भी आपके जो हैं DHQs हैं, जितने भी आपके वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारे तहसील में हैं, विलेज में हैं, नेबरहुड काउंसिल्स में। जितनी भी आपकी TMAs हैं, तहसील मैनेजमेंट, ये भी आपकी इस तरह जा रही है। लोकल गवर्नमेंट होती है ना, तहसील गवर्नमेंट सारी, इनकी आपकी मेजॉरिटी तनख्वाह उनको जाती है। आपका जो PFC है वो क्या कहता है? NFC कहता है PFC वो कहता है कि आपको 30% अपने बजट सूबे का जो है इन लोगों को देना है। अगर आप इसको टोटल लगा लें, इससे बहुत बड़ी रकम है ये। अच्छा, अब ये स्कूल तामीर होगा। कराची का एक अलग टेढ़ापन है, हाँ। क्योंकि आपका भी ताल्लुक बेसिकली कराची से, तो मुझे पता है। अभी जैसे उनका मजमून यूनुस आगा साहब का छपा, बड़ा शोहरत है उसमें, मतलब कल से डिस्कस हो रहा है, परसों से, कि उसमें यह कि जी कराची को जो है जो उसका हक मिलना चाहिए था ऑक्ट्रा एक और फला का, वो नहीं मिल रहा। कराची वाहिद है कि यहाँ पे सरकारी स्कूल बहुत कम है, हमारे यहाँ तो नहीं है, तो वो कहाँ जाते हैं पैसे? तो कराची को जो प्रोपोर्शन होना चाहिए था वो तो सिंध हुकूमत अरसे से नहीं दे रही है। और जब भी आप मतलब माशाल्लाह कराची के आप देख रहे हैं कि हमारा शुमार जो मेरे ख्याल में बैकवर्ड एरियाज में होना चाहिए, उसी एतबार से मैं मतलब कुछ वो नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपके सूबे में हो रहा होगा कि जी ठीक है, हमारे सूबे में तो सरकारी स्कूल है और स्कूल्स के आप साइज देखेंगे, बंद हो गए स्कूल्स के और अस्पतालों के आप साइजेस और बिल्डिंग्स देखेंगे, आप अशश करेंगे वहाँ पे KP में। आप आए, कभी आपको दिखाने का मौका मिले, नो डाउट वो जो है यहाँ पे नहीं है।
ठीक है ना, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है और बिल्कुल फाल भी नहीं है। फंड्स दिए जा रहे हैं सर, ये मैं आपको अभी भी बात बता दूं, फंड्स देना और लगाना ये दो चीज़ों में फ़र्क होता है। अच्छा, फिर मेरा वो सवाल रह गया कि जी 82% जो आबादी का तनासुब है वही लॉपसाइडेड होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, लेकिन अगर इजाज़त है तो वक्फे के बाद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जनाब, न्यूज़ इनसाइट के आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम मुज़म्मिल असलम साहब, और उनसे बात कुछ NFC पे हो रही है, वसाइल की तकसीम पर हो रही है। तो मेरा वो सवाल जो है वो तशना रहेगा, उसका जवाब आपने कोशिश तो की थी देने की। देखिए, पहला फॉर्मूला तब्दील होना चाहिए। पहला स्टेप NFC का पहला स्टेप ये कि दोनों साइड को अपने अपने खर्चों को देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा स्टेप 1973 की असल शक्ल पे ले आए, मतलब NFC को सातवीं NFC के हिसाब से लिया। ओके। तीसरा स्टेप ये है कि जो अभी मिल रहा है, देखें किसी का खर्चा कम करे उसकी गाड़ी नहीं चल सकती। सूबों ने अपने खर्चे बांध लिए उस हिसाब से कि जैसे तनख्वाहों में इतने, इसमें इतने। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा 35% से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में जाता है। कल को मेरा बजट कटता है तो मैं उधर कट मारूंगा तो ऑब्वियसली वो होगा, पैनिक होगा। तो जहां पे है वहां पे रखें, जो इंक्रीमेंटली फ्यूचर में ग्रोथ होगी टैक्सेस की, उसमें ये इंडिया ने किया था। इंडिया ने 2017 में फ्रीज किया और उसके बाद जो है फिर उन्होंने पॉपुलेशन का वेट कम कर दिया, यानी कि जो नया इजाफी पैसा आएगा मुस्तकबिल में हर साल, उसमें जो है पॉपुलेशन को 82 से ना दे 50% दे दें, 40% दे दें। इस तजवीज़ ने तो मसला हल कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें जो है क्लाइमेट को डाल दें आप, उसमें जो ज्यादा आउट ऑफ स्कूल को लाएगा उसको बोनस दें, जो सिक्योरिटी को इक्विप करेगा, जो और चीजें करेगा, मतलब जो आप मुहज़्ज़ब जितने होते जाएंगे, जितने एडवांस होते जाएंगे, जितनी सर्विस उसको आप बोनसेस दें। और एक बड़ा पोर्शन बैकवर्ड के लिए स्पेशल, उसमें ये फिर वापस हो आपकी जो तजवीज़ है मतलब बड़ी मंतकी लग रही है। हमें तो बज़ाहिर हमें तो बहुत कम मईशत का पता है। आपके ख्याल में पंजाब और सिंध का क्या रवैया होगा इस पर? देखिए सर, अभी जब सारे बैठते हैं ना तो वो इस तरह बैठते हैं कि मैं कितना खींच के ले आऊँ। हाँ, ठीक है ना। उसमें ऑब्वियसली देखें जिस तरह आबादी है उस तरह ब्यूरोक्रेसी भी इसी प्रोपोर्शनेट से, बल्कि बैलेंस दूसरी तरफ ज़्यादा होता है। तो फिर होता क्या है, जो फैसला होता है वो फैसला छोटों के खिलाफ हो जाता है या छोटों की सुनी नहीं जाती। लेकिन इस दफ़ा जो है ना छोटे ज़रा से ना वोकल भी हैं, हम अपनी बात को या NFC को भी यहाँ तक। एक बात आपने मेरे ख्याल में मुझे किसी ने बताई थी कि जैसे वफाक ने फरमाइश की थी बजट मेकिंग में कि सूबे जो है कुछ सरप्लस रकम रखें और उसका एक हदफ भी दिया गया था, तो गालिबन जो है पंजाब और सिंध ने उसके ऊपर वो नहीं किया अमल, या आप लोग भी शामिल थे उसमें? नहीं, पिछले साल ये कई सालों से सरप्लस का हदफ दे रहे हैं, पिछले साल से नहीं जी। लेकिन पिछले साल क्योंकि हमारी हुकूमत थी तो मैं इसमें बात करूंगा। पंजाब जो है आखिरी महीने में उसने अपना सरप्लस शॉर्ट कर दिया, ठीक जा रहा था, फिर एकदम उन्होंने आखिरी महीने में उन्होंने पूरे 11 महीने जो है दिखाया और आप 12वें महीने में काया पलट दी। अच्छा, सिंध, KP और बलूचिस्तान एज पर हो गए। लेकिन अब बात ये, अब मेरे पास सरप्लस आ गया है, वो सरप्लस भी सूबे के पास ही रहता है, वफाक के पास नहीं जाता। ये लोगों की गलत फहमी है कि जी सरप्लस बना अगले साल के बजट में कह रही है ओवर होता है, वो आपके बैंक अकाउंट में होता है। जैसे आपको तनख्वाह मिली है, तनख्वाह में से अगर आपने पैसे कुछ बचा लिए तो अपने मालिक को वापस तो नहीं देते ना आप, वो अपने पास ही रख लेते हैं ना। तो वो सूबे की मलकियत होती है, वो सूबे के पास ही पैसा है। आज ये जो सैलाब आया उसमें जो हमने किसी की तरफ नहीं देखा, वफाक की तरफ नहीं देखा, आलमी सरप्लस पैसे थे आपके पास, तो हमने जो है धड़ाधड़ उस पर जो है पैसे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन और वो सारी चीज़ें, अब रिकंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए। ठीक है ना। तो ये जो है सूबा, अब कहने का मतलब ये कि एक सरप्लस को किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अब ये सूबे मैं समझता हूँ अपनी रेजिलियंस पे इस्तेमाल करें। ये जो अभी सैलाब हुआ है इससे बचाव के लिए अपनी रेजिलियंस बनाएं कि किस तरीके से रेजिलियंस हो, नुकसान कम से कम हो, आपकी ये तमाम चीज़ें हों। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, सर्विस। अच्छा, मैं आऊँगा सैलाब पे भी आता हूँ क्योंकि वक्त कम है हमारे पास अब आखिरी सेगमेंट में। ये बताइए कि आपका सूबा जो है, जब NFC कमीशन में आप बैठ रहे हैं, आपके सामने क्या अहदाफ है जो आप मंजूर करवाना चाह रहे हैं? आप जो टारगेट पहले हमारा हदफ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो हकीकी शेयर है मर्ज होने के बाद 25वीं तरमीम फाटक उसको रिवाइव किया जाए, फाटक को गिना जाए। जी जी, वो तो हमारा जो पहले हम इसी मकसद से हम जा रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद ये जो नई जितनी तजवीज़ है, हम समझते हैं पूरे पाकिस्तान में फॉरेस्ट में काम खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है सिर्फ,
ठीक है ना। पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट कवर, 14% लैंड है, 45% फॉरेस्ट केपी में। वो सैलाब जो है वो सुना बड़ी तनकीद हो रही है कि बड़ा बेरहमी से आप लोगों ने दरख्त काटे आपके सूबे के 3 रिपोर्टें बनती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, और तीसरा आपका कराची का स्पार्को है। 2000 से 2025 तक हर साल फॉरेस्ट कवर केपी का बढ़ा, तीनों की रिपोर्ट्स ये कह रही है। और पाकिस्तान का 45% जंगल भी हमारे पास है, ठीक है ना। दूसरा, वाटर के जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं, रिचार्जिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे केपी में हो रहे हैं इस वक्त, अपनी वसाइल से हम कर रहे हैं। इसके बोनसेस दें जो इस पे काम कर रहा है, और लगाए रेस हमारी उसमें इनके साथ मुकाबला करवाएं, जो ज़्यादा करे उसको आप पैसे दें। हम ये कहते हैं हमारा बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम चल रहा है, वफाक का 10 बिलियन ट्री प्लस पड़ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, पूरे पंजाब का फॉरेस्ट कवर है 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा का फॉरेस्ट कवर है। माशाल्लाह एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी हाउसिंग सोसाइटीज बना, वो देख लें अब आपके सामने, अल्लाह ताला ले आए सामने सारा कुछ। खैबर पख्तूनख्वा का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 27% है, यानी कि जितना रकबा उसका 27% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, और वो स्टेट लैंड पे थोड़ी लगा हुआ है, वो आम लोगों की गुजारा। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है और 2 बड़े अहम सवाल हैं, हम सोचते हैं एक्सटेंड भी कर लें। नंबर 1 के जो पोस्ट फ्लड सिनेरियो है, अब हम देखेंगे कि ज़ाहिर उसका क्या आप माशी असरात देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और एक आम आदमी पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी से जो है मैं देख रहा हूँ कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, सप्लाई चेन मुतासर हो गई है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अभी सुनने में आ रहा है, कन्फर्मेशन आ जाएंगी कि 50% जो है गंदम और आटे की कीमत जो है पिछले 10 से 15 दिनों में बढ़ गई, यानी कि 2100 रुपये का जो मन मिल रही थी गंदम, वो 3000 साढ़े 3000 क्रॉस कर गई है। सब्जियों में टमाटर, ये वो सारी चीज़ें, इसका बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये जो पूरी फसल थी जो अभी जो आएगी, शायद ये रबी सीज़न कहते हैं इसे, या खरीफ कहते हैं, तो ये जो है इसमें अभी जो आपका लगा हुआ है राइस लगा हुआ है, इसमें आपका कॉटन लगा हुआ है, कहने कॉटन बेल्ट पूरी अभी ये जब जनूबी अजलास की तरफ जाएगी तो बड़ा मुतासिर होगा। तो आपकी एग्रीकल्चर तो इस साल गई, इन्फ्लेशन का अलग आपकी जीडीपी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा जो हम टारगेट कर रहे थे। सर खदशा ये है कि जो इस वक्त आपकी आबादी जो 45% गुर्बत की सतह के नीचे आ गई है, ये 50% क्रॉस कर जाएगी। और अगर सिनेरियो हो गया ये तो बहुत मैसिव हो गया है, क्योंकि पंजाब के लेवल पे आपको पता है पॉपुलेशन भी वही है और एग्रीकल्चर भी वहीं पे थी। कैटल बहुत बड़ी। अब रिस्पॉन्स क्या आता है, किस तरीके से दिया जाता है, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्स। हमने इसका कच्चा जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर है, कॉर्पोरेट के लोग हैं, तनख्वाहदार हैं, उन्हें डर ये लगता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो नुकसान में चलने वाले इदारों का तो आप कुछ करते नहीं और अपने खर्च इंतजामी कम नहीं करते, वो बोझ आप आम आदमी पे डाल देते हैं टैक्सेस की सूरत में। इस बात का खर्चा है जनवन। देखिए जो अभी अगस्त का टैक्स कलेक्शन है वो नीचे आया है, हालांकि टारगेट इतने बड़े नहीं होते शुरू के महीने में, तो वो एक इंडिकेट करिए कि FBR जो है इट्स नॉट अप टू द मार्क। और वज़ीर ख़जाना साहब ने ये बात भी बोली थी कि अगर रिटेलर्स और ये टैक्स नहीं आया तो फिर मैं 500-600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाऊंगा, तो यू कैन नॉट रूल आउट, है ना, खच्चा है इस बात का। मुजम्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आपने मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुनी और सवालात रह गए, लेकिन हमारे पास वक्त जो है मुख्तसर ही होता है, लेकिन जहाँ पे NFC के मुतालिक उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में चशमकुशा बातें की, हमें इसकी तारीख भी समझाई। जो बड़ा चैलेंज अब हमारे लिए आ गया वो पोस्ट सैलाब क्या होगा, सैलाब के बाद क्या होगा, और खच्चा इस बात का है कि जी गालिबन महंगाई का तूफ़ान नज़र आ रहा है, वो बढ़ेगा, और साथ साथ जो है इस बात का खदशा है कि नए टैक्सेस खुदा न खास्ता ना लगा दिए जाए। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।